तो इस वीडियो में हम HP TGT कमीशन एग्ज़ाम के लिए क्लास 29 डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे जो हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ये हर एक एग्ज़ाम में बार बार पूछे ही जाते हैं, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। वीडियो को लास्ट तक देखना। बाकी जो भी आपके डाउट्स हों, क्वेरीज हों, क्वेश्चंस हों, कोई फीडबैक हो, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, काज़िमिरीज़ फंक ने किसका आविष्कार किया था? तो दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है विटामिन्स, यानी कि विटामिन की खोज किसने की थी, या फिर आविष्कार। तो आप सभी का आंसर होना चाहिए काज़िमिरीज़ फंक। और यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसके अकॉर्डिंग ए इज़ राइट आंसर, तो इसको याद रखना। बाकी दोस्तों, वाइटल एमीन्स इन्होंने नाम दिया था इसको जब इसकी खोज की थी। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जब इसकी खोज हुई यानी कि विटामिन की, तो इसका क्या नाम था? वाइटल एमीन्स। और ये सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है एग्ज़ाम्स में। शेविंग यानी कि जब दाढ़ी वगैरह नाई बनाता है या फिर कोई भी, तो उसके लिए कौन सा दर्पण जो है उपयोग में लाया जाता है? तो चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। और आशा करता हूँ हर एक क्वेश्चन को आप खुद अटैम्प्ट करेंगे, ताकि आपको भी पता चले कि आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं और कितने नहीं। बिल्कुल सही आंसर है इसका दोस्तों, अवतल दर्पण। ठीक है, जो भी नाई वगैरह होते हैं उनकी दुकानों में अवतल दर्पण देखने को मिलता है। इंग्लिश में से कनकेव मिरर बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष, जिसे मायोपिया कहते हैं, एक सिंपल सी लैंग्वेज में, को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है? अगर किसी को बीमारी है दोस्तों मायोपिया की, तो उसको डॉक्टर चश्मा लगाएगा, तो उसमें कौन सा लेंस होगा? चार ऑप्शंस आपके सामने हैं और बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, कनकेव लेंस यानी कि अवतल दर्पण। ठीक है, जैसे ऊपर हमने देखा था कि जो नाई वगैरह हैं वो दर्पण इस्तेमाल करते हैं अवतल, लेकिन यहाँ पे लेंस की बात हो रही है जो कि मायोपिया के लिए एक इलाज है। ठीक है, चश्मे के तौर पे। उसके बाद नेक्स्ट है, संसद के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित मामलों पर मुख्य चुनाव आयुक्त किसे सलाह दे सकते हैं? संसद की बात करूं तो दोस्तों यहाँ पे सिर्फ लोकसभा नहीं आएगी, राज्यसभा भी आएगी और प्रेसिडेंट भी आएगा। तो हालांकि ये जो सलाह वगैरह है ये संसद का जो एक पार्ट है उसे ही दी जाती है। मैं बात कर रहा हूँ प्रेसिडेंट की, राष्ट्रपति की। तो यहाँ पे अगर कुछ भी गड़बड़ होती है संसद में सदस्यों को लेकर के, तो सलाह वगैरह कौन देगा? मुख्य चुनाव आयुक्त। कमेंट करके ज़रा बताओ इस समय जो भारत में निर्वाचन आयोग है उसके मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? अभी पता चल जाएगा कितने पढ़ते हैं आप सभी। तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ राइट आंसर। और आपको ये भी याद रखना है, एक समय था तो सिर्फ एक ही कमिश्नर होता था इलेक्शन कमीशन में, लेकिन दोस्तों 16 अक्टूबर 1989 इसके बाद 3 हो गई ये संख्या, यानी कि 2 और अपॉइंट किए गए। तो इसको भी याद रखना। और अपॉइंट कौन करता है और साथ में इनकी रिटायरमेंट एज कितनी होती है भी याद रखना। अपॉइंटमेंट के ज़्यादा काम होते हैं प्रेसिडेंट के, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर कोई 65 वर्ष के नीचे है तो वो अपनी जो काम है एज ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर उस सर्विस को दे सकता है। अगर वो 6 साल कंप्लीट कर लेता है अपने पद पर यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो भी रिटायर हो सकता है। तो इसको भी अच्छे से देखो। अब जिस तरीके से दोस्तों इलेक्शन कमीशन काम करता है उसी तरह यूपीएससी भी काम करता है। जो भी आईएएस वगैरह होते हैं, आईपीएस होते हैं, आईएफएस होते हैं, उन सभी से रिलेटेड जितना भी काम होता है यूपीएससी ही करता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और हर एक राज्य में भी अलग से स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में यूपीएससी से संबंधित प्रावधान है? तो जिससे इलेक्शन कमीशन है उससे एक भाग पीछे। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे 19वां भाग जो है भारतीय संविधान का। और अनुच्छेदों को बड़े ध्यान से देखना क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहते हैं।
अनुच्छेद 315 से लेकर के 323 तक यूपीएससी का ही वर्णन हमें देखने को मिलता है। और यूपीएससी का जो भी चेयरमैन होता है उसकी भी अपॉइंटमेंट करता है जो राष्ट्रपति होता है। दूसरा क्वेश्चन आप सभी के लिए, यूपीएससी के चेयरमैन इस समय कौन है? दोस्तों जो भी क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ इसके आंसर्स आप कर रहे हो, डेफिनेटली आपकी तैयारी अच्छी चली है। और सेम इलेक्शन कमिश्नर जो होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर जो भी है, उन्हीं की तरह 65 वर्ष और 6 साल रिटायरमेंट एज होती है। जो पहले आ जाए उसके अकॉर्डिंग रिटायरमेंट लेनी पड़ती है। उसके बाद इंटरनेशनल बॉडीज से रिलेटेड ये क्वेश्चन है और आप सभी को पता है 1 या 2 क्वेश्चंस यहाँ से आते ही आते हैं। और बेसिकली वर्ल्ड बैंक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों किस संस्था को विश्व बैंक की सॉफ्ट लोन विंडो के रूप में जाना जाता है? तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, सोचिए जरा, तब तक ये जान लो। वर्ल्ड बैंक के इस समय जो चेयरमैन हैं, हेड हैं, डेविड मालपास, ठीक है। और बिल्कुल सही आंसर है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इसे बोला जाता है सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ वर्ल्ड बैंक। बाकी हेड क्वार्टर्स देख लो, वाशिंगटन डीसी में है। कमेंट करके जरा बताओ वर्ल्ड बैंक की स्थापना किस ईयर में, किस साल में हुई थी? नौकरशाही, आज के समय में आप देखते हो ब्यूरोक्रेसी ही हर जगह है, आईएएस हैं या फिर जो भी कर्मचारी हैं, जो भी नौकर हैं, तो ये एक सिद्धांत दिया था एक व्यक्ति ने। तो इसके संस्थापक या फिर पिता कौन थे? बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, मैक्स वेबर, तो इसको भी याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम स्थल भारतीय क्षेत्र से नहीं है? तो 3 नदियां भारत से ही उनका ओरिजिनेशन होता है, एक नहीं। तो ऑब्वियसली ये घाघरा नदी है, डी इज राइट आंसर। अब कारण क्या है इसका? क्योंकि मानसरोवर तिब्बत से इसका उद्गम होता है और इसका दूसरा नाम है कर्नाली नदी। तो सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि कर्नाली किस नदी का नाम है? घाघरा नदी। और आपको ये याद रखना है ये गंगा नदी की काफ़ी प्रमुख सहायक नदी है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। रिहंद घाटी जो है एक परियोजना है, यहाँ पे डैम है काफ़ी इंपॉर्टेंट, किस राज्य में स्थित है? बिल्कुल सही आंसर है, ये हमें देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि दोस्तों रिहंद नदी के ऊपर ये डैम बनाया गया है जो कि सोन नदी की सहायक नदी है। और याद रहे गोविंद बल्लभ पंत सागर एक झील है जो कि कृत्रिम झील है और पूरे भारत में सबसे बड़ी झील यही है। सो दैट्स व्हाई दिस इज क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और काफ़ी सारे मैसेजेस आप सभी के आते हैं कि सर पेड क्रैश कोर्स के बारे में बताइए, पेड क्रैश कोर्स के बारे में बताइए। दोस्तों करोड़ों बार आपको व्हाट्सएप नंबर दे चुका हूँ, आप जो भी जानकारी लेना चाहते हैं लीजिए यहाँ मैसेज करके। क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, आप सभी का ये क्वेश्चन होता है। तो इसमें दोस्तों जो भी सिलेबस है टीजीटी कमीशन एग्ज़ाम का उसके अकॉर्डिंग सारा मटेरियल मिलता है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ हम एचपी के ही प्रोवाइड करते हैं, हम दोस्तों हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर्स, लॉजिक, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, साइकोलॉजी, जो भी है A to Z प्रोवाइड करवाते हैं। फीस अभी तक कम है, आप ज्वाइन कर सकते हैं मैसेज करके, ठीक है। फ्री स्टडी मटेरियल भी चाहिए हो यू कैन व्हाट्सएप अस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लिए पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए वन आवरण का प्रतिशत क्या होना चाहिए? और मैं इस चीज़ को क्लियर करना चाहता हूँ, ये कोई ऐसे ही आंकड़ा नहीं बनाया गया है दोस्तों। सबसे पहले तो आप ये देख लो, भारत में 33.3% वन होने ही चाहिए, ठीक है। और नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अंतर्गत ये सब कुछ डाटा निकल के सामने आया था। तो उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, तो आपको ये भी याद रखना है। प्रायद्वीपीय भारत की बात करूं या फिर पेनिनसुलर इंडिया की, ये जो नीचे वाला हिस्सा है, यहाँ पे दोस्तों एक प्रकार की मिट्टी सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। तो ये कौन सी मिट्टी होती है? ऑप्शंस हैं आपके सामने, वीडियो को पॉज करो, खुद अटेम्प्ट करो। और बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, ये है रेड सॉइल यानी कि लाल मिट्टी।
अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये लाल क्यों होती है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड एक तत्व होता है, लोहा आप इसे कह सकते हैं, तो इसी के कारण इसका रंग जो है लाल होता है। तो इन चीज़ों को भी याद रखना। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है अगेन। निम्नलिखित में से कौन सा मानव नदी संघ का सदस्य देश नहीं है? तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कंटिनेंट कौन सा है, अफ्रीका, इसकी बात हो रही है। और यहाँ पे मैं उस देश की बात करूँगा जो इसका सदस्य नहीं है, नाइजीरिया। अब ये जो लाइबेरिया है या फिर सेरा लियोन है, गिनी है, ये सभी इसी में आते हैं। तो यहाँ पे कुछ एक देश दिए गए हैं जो कि मानो रिवर जो है इस एसोसिएशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य हैं, सेरा लियोन, लाइबेरिया, गिनी, कोट d'Ivoire। तो आपको ये सारे अच्छे से देखने हैं। माउंट कोजियास्को डैश में उच्चतम बिंदु है। तो ये उच्चतम बिंदु है दोस्तों कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में, और इसकी ऊंचाई है दोस्तों 2228 मीटर। तो इसको भी याद रखना। 7 महाद्वीप हैं, इनमें जो भी सबसे ऊंचे चोटियां हैं या फिर सबसे ऊंचे जो ज्वालामुखी हैं उनको देख लेना। एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का होता है, हालांकि पेड क्रैश कोर्स में आपको सब कुछ मिलेगा। भारत ने पहली बार उच्च उपज वाले विविधता कार्यक्रम यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटीज प्रोग्राम को कब अपनाया था? तो यहाँ पे टोटली बात हो रही है हरित क्रांति की, ऑब्वियसली 1966 और MS स्वामीनाथन, ठीक है, इन्हीं के बदौलत ये सब कुछ हुआ था। आज हम बिल्कुल निर्भर नहीं हैं किसी देश के ऊपर, अपने देश में ही उगा के खा सकते हैं। स्वतंत्रता के बाद की अवधि में आर्थिक सुधारों को पहली बार किस वर्ष में पेश किया गया था? पहली बार की बात जब भी आएगी ऑब्वियसली क्वेश्चन बनेगा। आप सभी को पता होना चाहिए नरसिम्हा राव उस समय प्राइम मिनिस्टर थे और फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। 1991 की बात है। तो इनके समय में ऐसा हुआ था, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये सब कुछ हुआ था, काफ़ी सुधार हुए थे, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था में स्लैक सीजन कब होता है? तो स्लैक सीजन देखने को मिलता है दोस्तों हर साल जनवरी से लेकर के जून तक। तो सी इज राइट आंसर। इस कंप्लीट PDF फाइल को आप व्हाट्सएप पर प्राप्त कर सकते हैं। बाकी आधे क्वेश्चंस जो हैं आपको यहीं पे मिलेंगे, तो व्हाट्सएप करके इस फ्री PDF फाइल को जरूर प्राप्त करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।